प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को एक एक करके याद करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, तो सभी साथी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया जी, पहले तो हमें ये पता होगा तभी ना कि भरा हुआ कितना है। तो मानो कोई चीज जो है 100% भरा है और इसमें देखो कोई कंटेंट ऐसे करके ले लो, इसमें मानो यहां तक भरा है तो ये भरा हुआ होता है 68%। तो बताओ 100 में से अगर क्या करोगे आप, ये 68 को घटा दो तो कितना बचेगा सर? खाली जो बचेगा ना वो 32% बच जाएगा। और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बॉडी सेंटर्ड वाला में बच्चों अगर पूछे तो ये 32% खाली होता है। इसी प्रकार अगर एफसीसी में पूछे बच्चों तो इसमें 74% भरा हुआ होता है, तो इसमें कितना बचेगा? 26% खाली हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चा पार्टी एससीसी में भी पूछता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एफसीसी और बीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे बीसीसी भी लिख दे रहे हैं बच्चों। भरा हुआ 68% होता है और खाली जो होता है ना बच्चा पार्टी, वो 32% होता है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल का जवाब लगाओ। देखो आंसर को लगाते चलो, तभी तो पता चलेगा कि आप कितना सही कर पाते हो। देखो, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है ना। शॉर्टकी दोष, फ्रंकल दोष, जिसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, वो हमारा शॉर्टकी दोष है। जिसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कोई परिवर्तन ना हो, तो वो फ्रंकल डिफेक्ट होता है। ये आप पढ़े हो ना बच्चों। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, लेकिन फ्रंकल दोष के कारण ठोस का घनत्व परिवर्तन नहीं होता है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है साथी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार सारे साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, डेली क्लास करना चाहते हो तो शाम के 7 बजे जुड़ जाइएगा, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस क्या है सर? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम लोग एमरफस सॉलिड अंग्रेजी में बोलते हैं सर। तो बताओ अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होगा? क्वार्ट्ज ग्लास होगा क्या? बिल्कुल, क्वार्ट्ज ग्लास हुआ, प्लास्टिक हुआ, उच्च घनत्व वाले बहुलक हुआ, ये सब क्या है? अक्रिस्टल है। और क्रिस्टल में कौन कौन सा हम बताए थे? क्रिस्टल जैसे हीरा हुआ, और कौन सा सर बताए थे? ग्रेफाइट भी बताए थे, और भी कुछ बताए थे बच्चों, जल्दी से बताओ। जैसे चीनी ले लो, ये सब ले लो बच्चों। ये सब कौन सा? रवादार। देखो, क्रिस्टल को हम लोग रवादार बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, वास्तविक ठोस बोलते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय को क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय बोलते हैं, बेरवादार बोलते हैं, और एमरफस सॉलिड बोलते हैं। ये 3 बोलते हैं, आप याद रखना। एग्जाम में घुमा फिरा के पूछेगा तो, लेकिन आप मत घूमना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? फेरो चुंबकीय पदार्थ हमें तो लगता है Fe3O4 हो जाएगा साथी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 5वां नंबर सवाल है, ये रहा, जल्दी से बताओ। और एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बताओ किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? देखो, हमने ये बताया था, अगर टेम्परेचर पर निर्भर नहीं कर रहा है तो वो हमारा सीधा सीधा मोललता होता है। मोललता का सर डिफिनेशन क्या बताए थे? प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को, यानी कि मोल प्रति केजी वाला बात बोल रहे हो क्या सर? बिल्कुल भैया जी।
यही वाला बात है। मोललता मोल प्रति केजी जो कि ताप पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन उसी जगह जो है मोलरता को हम मोल पर लीटर में लिखते हैं और यह तापक्रम पर निर्भर करता है। तो दोनों बात आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है? बच्चों ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है और आपको ये पता लगना चाहिए कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। देखो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म वाले टॉपिक से तो प्रश्न बन रहे हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना बच्चा पार्टी। तो वो सारा टॉपिक हम बता देंगे, इसके लिए घबराना नहीं है। बस आप अच्छे से ध्यान से क्लास को देखो, जितना पढ़ाते जा रहे एकदम पढ़ते चलो। सिलेबस इस सब की गारंटी मतलब बताए फुल इसमें है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है और एग्जाम से बहुत पहले हो जाता है। बस आप इसका टेंशन मत लो, सिलेबस होगा नहीं होगा ये सब जाने दो, पहले आपको जितना पढ़ाया जा रहा है बस इतना को पढ़ते चलो। देखो विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का कौन सा उदाहरण है? हमने बताया था कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और वो हमारा क्वथनांक का उन्नयन था, हिमांक का अवनमन था, परासरणी दाब था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था। यही सब था ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है? समुद्र जल है सर 30 एटीएम होता है, 30 एटमॉस्फेयर होता है। 7 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। जल्दी से बताओ। वांट हप गुणांक इसका पूछा गया है, जल्दी से बता दो। CaNO3 होल 2 जो है इसका वांट हप गुणांक बता दो। बच्चा पार्टी बना लोगे या फिर बता दे, ये बताओ। इसमें Ca2 प्लस ले लो, Ca2 प्लस इसमें दे देते हैं, और सर क्या होगा प्लस में क्या होगा? NO3 का माइनस होता है, इसे इक्वल करने के लिए 2 लगा दो सर। और इसमें देखो एक इसमें ये होगा और 2 ये है, तो इसमें वांट हप गुणांक कितना होगा? ये 3 आयन देगा, तो हमारा वांट हप गुणांक भी 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन विलियन में विद्युत का संचालन करते हैं? वैद्युत अपघट्य जो होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, ये विद्युत का संचालन करते हैं, इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 ऑब्जेक्टिव है, फटाफट से कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होगा? गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछा गया बच्चों, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ऋणात्मक याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सर बिल्कुल। देखो बताओ जल्दी से, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती है तो उस चालक को हम लोग क्या कहेंगे? जल्दी से बताओ। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो उस चालक को हम लोग क्या कहेंगे? धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? धात्विक चालक कहते हैं। बताओ जल्दी से। 12 नंबर सवाल है और एग्जाम में ज्यादा बार रिपीटेड प्रश्न है। बताओ निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल? बच्चों एक होता है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये सब आपको पता होगा। जल्दी से बताओ बच्चों, द्वितीयक सेल कौन सा? लेड स्टोरेज बैटरी होता है। क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी होता है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। चलो अगला बता दो, जल्दी से बता दो। विशिष्ट प्रतिरोध की क्या इकाई है? जल्दी से बताओ बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई आपको बताना है। क्या होगा? आपने पढ़ा है सर विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर क्या होता है सर? रो L बाई ए। ये वाला बात पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो ये बताओ। पढ़े हैं सर? बिल्कुल पढ़े हैं। तो जल्दी से बताओ हमें क्या निकालना है? सर हमें रो निकालना है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो द्वारा दर्शाते, इधर करे तो RA बटा में L हो जाएगा। क्या इतना समझ रहे हो ना? बिल्कुल सर। अब देखो R क्या है? प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या है सर? ओम है। एकदम अच्छे से समझो। देखो R क्या है सर? देखो पहले क्या करे? R बराबर रो L बाई ए, ये तो फॉर्मूला है। अब ये तो बनेगा, इसे बदल भी नहीं सकते हैं। हमें रो लेना है तो रो इधर लाए तो RA और ये नीचे आ जाएगा तो RA बटा में L हो जाएगा। R क्या है सर? प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एरिया का क्या होगा सर? गुना में एरिया का हम सेंटीमीटर ले लेते हैं और एरिया का स्क्वायर लगता है तो इसे स्क्वायर लगा दो। बटा में लंबाई का मीटर होता है, लेकिन हम सेंटीमीटर में लिए हैं तो इसमें भी सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। देखो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर उड़ा दो तो बचा कौन सा सर, ओम, गुना में सेंटीमीटर। बस यही वाला बात हमसे पूछ लिया और नीचे में देखो ओम सेंटीमीटर दे दिया गया है, मतलब आंसर एकदम अच्छे से मिल गया हमारा, 13 का सी हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम प्रति कूलम होता है क्या बच्चों? बताओ जल्दी से, ग्राम प्रति कूलम होता है क्या? ये आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 15 नंबर सवाल है, विलयन की चालकता समानुपाती होती है बच्चों नंबर ऑफ आयंस, आयनों की संख्या के समानुपाती होती है, यानी कि 15 नंबर सवाल का जवाब आप कहोगे सर ऑप्शन बी लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन ठोस ठोस समुदाय है बच्चों? जल्दी से बताओ, फटाफट से लगा दो। निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन सा? संश्लेषित जेम हो जाएगा। चलो फटाफट से करते हैं। 17 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एंजाइम का मुख्य अवयव कौन सा होता है? एंजाइम का मुख्य अवयव सर प्रोटीन है। ये वाला तो आसान आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बताओ स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो ये डाइस्टेज का उपयोग होता है बच्चा पार्टी। किसका होता है? डाइस्टेज का। ऑप्शन नंबर डी होगा, D4 क्या सर? डाइस्टेज। बिल्कुल बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 19 नंबर सवाल है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रियण कहा जाता है, सरफेस एक्टिवेटर कहा जाता है। 19 का भी ए लगाओ बच्चों, ए के अलावा कहीं नहीं जाना है। चलो 20 का बताओ जल्दी से। 20 नंबर सवाल है, टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होगा वो किसके द्वारा होगा? बताओ जल्दी से। सर ये वास्तविक घोल के द्वारा होता है या फिर कोलाइड द्वारा होता है? तो ये कोलाइडों के द्वारा होता है। 20 नंबर सवाल का आपका सी हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। हमने क्या बताया? निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? देखो हिमांक का अवनमन जिसमें आई का वैल्यू ज्यादा होगा, आई का वैल्यू अगर ज्यादा है तो वही हमारा क्या होगा? अधिकतम हिमांक का अवनमन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? 1 1 2 हो जाएगा। इसमें हमारा क्या होगा बच्चों? इसमें 3 होगा क्या? बिल्कुल। और ये ग्लूकोज आए, यूरिया आए, सुक्रोज आए, फ्रक्टोज आए, ये सब का कोई आई वाला नहीं होता है। तो फिर भी क्या करोगे? तब पर भी हम एक मान लो, एक मान लो। यहाँ पे देखो सबसे अधिक हमें लगता है K2SO4। अच्छा बच्चों ये बताओ K2SO4 का नाम क्या होता है? K2SO4 यानी कि सर पोटेशियम सल्फेट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। आसान आसान प्रश्न आएगा जी, घबराओ नहीं। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई हमने कल भी बताया था। शून्य कोटि के लिए क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रथम के लिए क्या होगा सर? सेकेंड इनवर्स। उसके बाद द्वितीय के लिए क्या होगा सर? द्वितीय के लिए क्या होता है? वो होता है यहाँ पे सेकेंड इनवर्स है जी, घबरा मत जाना। और यहाँ पे द्वितीय के लिए होगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो बताओ कौन सा शून्य पूछा? ये बताओ। कल तो हमारा प्रथम वाला था, लेकिन आज देखो हमने शून्य वाला को ले लिया। और ये सब देखो रिपीट करते रहेंगे तो आपको क्या करेगा? दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, जिससे कि आप कभी भूल ही ना पाओ। बताओ जल्दी से, शून्य कोटि वाला मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन डी में दिया गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पहले हमने क्या बताया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है बच्चों? सेकेंड इनवर्स होता है। और इसके लिए हाफ लाइफ पूछ दिया है सर, हाफ लाइफ बताओ। 0.693 बटा में के होता है ना? बिल्कुल, ये आप नहीं भूलोगे। 0.693 बटा के ये हो जाता है। अच्छा शून्य कोटि के लिए आप बताओ, शून्य कोटि के लिए हाफ लाइफ कितना होगा? ये आप बताओ। तो सर ये a/2k होता है। क्या होता है? a/2k। तो ये भी आप याद रख लो, एग्जाम में पूछेगा तो लगा के आना। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होगी? वेग
वेग और वेग स्थिरांक की इकाई भैया जी समान शून्य कोटि में होती है। किसमें? शून्य कोटि में। क्योंकि अगर सांद्रता अगर इसमें एक दे दे, एक इसमें अगर हम दे दे बच्चा पार्टी, फिर यहाँ पे एक दे दे, मानो ये बी है और बी में हम क्या करें, दो दे दे, मतलब ये अगर दो ये हमारा सांद्र ये घात ही जुड़ता है तो ये हमारा क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि बन जाती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम जीरो देंगे तभी तो हमारा शून्य कोटि का अभिक्रिया पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है उसे क्या कहेंगे? सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ की रासायनिक ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा को बनाते हैं बच्चों। अब जल्दी से बताओ 25 का क्या होगा सही जवाब? तो सर ये गैल्वेनिक सेल होता है। कौन सा? गैल्वेनिक सेल होता है, याद रखोगे। चलो ये किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? ये भी आसान सा सवाल है बच्चों। कौन सा होगा जल्दी से बताओ? सर वो mg होता है। अच्छा इसका ऑक्सीकरण विभव कितना होता है? किसी बच्चे को पता है तो बताओ। सर ये होता है +2.37 होता है, ये आप याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो, आदर्श विलयन। लो भैया जी आसान सा सवाल, देख रहे हो बीच बीच में आसान सा सवाल रहता ही है बच्चों। चाहे कभी भी एग्जाम दो, आपके सामने तीन टाइप का क्वेश्चन होता है। एक होता है कि इजी होता है, उसके बाद एक क्या होता है सर, वो मॉडरेट होता है, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड वाला हो जाता है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं, उतना भी घबराना नहीं है। और 35 से मतलब 30 से 35 ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना एग्जाम में जी, एकदम देखते बना दोगे। बस क्लास करते रहो और हम तो भैया 40 से 50 की गारंटी ये तो ले लेते हैं, एग्जाम में 100% आएगा। 50 की गारंटी तो हम ऐसे ले लेते हैं। और जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार वो नोट्स ले चुके हो तो फिर भैया जी ये 50 प्लस का ही आंकड़ा रखो। 50 से 60 ऑब्जेक्टिव सही करने की गारंटी तो हम ले लेते हैं सीधा। अच्छा वो नोट्स के बारे में हम बीच में बता देंगे, पहले क्लास कर लेते हैं, वो इतना जरूरी नहीं है लेकिन अभी क्लास तो जरूरी है। बताओ जल्दी से इसका, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन का गुण बताओ बच्चों कौन सा होगा? राउल्ट के नियम का पालन करेगा तभी ना, तभी ना। इसमें क्या होता है सर, डेल्टा H मिक्स बराबर भी 0 होता है, पता है ना। और डेल्टा V मिक्स बराबर भी क्या होता है सर, 0 होता है। तो ये दोनों याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, C6H6 कैसा पदार्थ है? बेंजीन पूछा गया सर, प्रतिचुंबकीय है। बेंजीन कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय है। करेक्ट आंसर तो सी हो जाएगा। चलो बताओ 29 नंबर सवाल है, निम्न में कौन साधारणतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? वो सोना जानते हो ना बच्चों, कौन सा सोना? वो बाबू सोना वाला, इधर सोना नहीं है। ये कौन सा धातु वाला सोना है? ये वाला सोना है। कौन सा सर? गोल्ड वाला सोना है। तो ये आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? यहाँ पे साइनाइड विधि का किसके लिए उपयोग होगा बच्चों? तो ये होता है गोल्ड प्लस सिल्वर दोनों के लिए, लेकिन हमारे पास सिल्वर दिया गया है जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? इसे हम लोग गैंग बोलते हैं। और सर गैंग को ही हम लोग एक चीज और कहते हैं जिसका नाम अधात्री है। क्या कहते हैं बच्चों? एग्जाम में पूछेगा अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। गैंग ऑप्शन में नहीं देगा, अधात्री दे देगा, तो आप ये लगा के आओगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है वो नाइट्रेट होता है। सबसे कम पाया जाने वाला नाइट्रेट है। आपको डी वाला ऑप्शन लगा देना है। क्या लगाना है बच्चों? डी ऑप्शन लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, प्रश्न आपके सामने है, गैलेना किसका अयस्क है? ये वाला इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ कि Hg जो है ये किसका अयस्क है बच्चों? इसका अयस्क कौन सा होता है? देखो यहाँ पे HgS होता है, उसके बाद हमारा Pb वाला क्या होता है सर? PbS हो जाता है। ये सब देखो यहाँ पे यही वाला पूछा ना, PbS का नाम ही गैलेना है। और ये किसका अयस्क है सर? Pb का। ये Pb क्या है सर? लेड होता है। क्या है? लेड है, याद रखना। ये मरकरी सल्फेट है। और इस ये जो है पारा का ये क्या है? अयस्क है बच्चों, ये आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हूप विधि द्वारा बच्चों एल्युमिनियम होता है। क्या? एक बार बताओ तो हम देखें। चलो एल्युमिनियम ही लगाओगे, सही है आंसर। चलो बताओ अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? अब देखो ये अयस्क वाला भैया भी हर एक बार की तरह इंपॉर्टेंट है। अब की बार भी पूछेगा 2 से 3 ऑब्जेक्टिव भैया
ये अयस्क वाला एग्जाम में होता है। मेन बताए विटामिन वाला भी, कौन सा सर, विटामिन वाला भी 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है बच्चों। देखो मेन ऐसा टॉपिक होता है ना, उसे भी आप कवर करते हो तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन भैया खत्म हो जाएगा। कुछ रिएक्शन जो होता है, जैसे कौन सा रेमर टेमेन अभिक्रिया होता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होता है, उसके बाद कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होता है, ये सब कर लेते हो ना बच्चों। यहाँ से भी 2 से 3 से 4 भी रख सकते हो। ये सब ऑब्जेक्टिव यहाँ से हर एक बार बनने वाला टॉपिक, मतलब हर एक बार यहाँ से बनता ही है। तो पहले ये आंसर लगाओ। जिंक का अयस्क कौन सा नहीं है सर, बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट भैया तो एल्युमिनियम का अयस्क। ये यहाँ कहां से आ गया सर, ऑप्शन डी लगा दो, एल्युमिनियम का। ये याद रख लो, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। चलो बताओ अगला नंबर सवाल, 36 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन कौन सा ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है? हंसाने वाला गैस तो वही है सर N2O, जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल। हाँ ये फॉर्मूला से भी आता है प्रश्न, वो लास्ट में बात करेंगे। बताओ आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में सल्फर के अलावा कौन सा होता है? पहले ये पता है क्या ग्रुप 16 में कौन कौन सा होता है सर? नहीं पता है, चलो हम बता देते हैं। देखो एक हमारा ऑक्सीजन होता है, बोल देते, उतना लिखने का टाइम नहीं है। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया और पोलोनियम हो गया, यही होगा ना बच्चों, 5 होता है। अब देखो हमने ऑक्सीजन लिखा और क्या लिखा सर, और लिखा सल्फर लिखा, उसके बाद और कौन सा सेलेनियम लिखा, और कौन सा सर टेल्यूरियम लिखा, और कौन सा पोलोनियम लिखा। तो यहां से देखो आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में सल्फर के अलावा, देखो सल्फर के अलावा ये 4 पाया जा सकता है। सल्फर के अलावा या तो ऑप्शन में ये सेलेनियम होगा, पोलोनियम होगा, टेल्यूरियम होगा, या फिर कौन सा ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन दिख रहा है और यही वाला सही होगा। देख लो बच्चा, पार्टी मिलाओ यहाँ से, इससे बाहर कुछ आता है क्या? नहीं आएगा, बस यही होता है। कौन सा 16 वाला। अच्छा 16 वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? कैल्कोजन कहते हैं, ये भी आप याद रखोगे। चलो साधारण नमक का सूत्र लो भाई, अब इससे भी आसान ढूंढ रहे हो क्या? अब एक बार पूछा था जल का सूत्र क्या होता है, एक बार पूछा था कौन सा सर नाइट्रिक अम्ल, और N2 ये हमारा, अगर अमोनिया का भी पूछा था कौन सा सर NH3 वाला बात पूछा था, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछा था। ये सब आसान बात है, अगर ये पूछेगा तो नहीं लगाओगे क्या? ये नाइट्रिक अम्ल कौन सा होता है सर, यहाँ पे HNO3 भी पूछा था। ये सब पूछते रहता है बच्चों। साधारण नमक का कौन सा होगा? NaCl हो जाएगा क्या बच्चों? एक बार लगाओ 38 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल भैया जी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो बताओ 39 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों भूल रहे हो, क्लास को लाइक करते चलना, जल्दी जल्दी से बताओ। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को हम जानते हैं क्षारीय धातु के नाम से, एल्कलाई मेटल के नाम से। चलो बताओ 40 नंबर सवाल है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि से? देखो संपर्क विधि से हम लोग H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार करते हैं। ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 तैयार यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण तो बायोलॉजी में पढ़े हैं हम लोग, कौन सा सर हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और हैबर विधि से हम लोग क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं बच्चों। तो बताओ कौन सा नाइट्रिक अम्ल पूछा है जो कि सीधा सीधा हमारे सामने दिया गया ओस्टवाल्ड विधि से बनेगा, ये याद रख लो। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल और हैबर विधि से अमोनिया बनाते हैं, याद रख लोगे। चलो बताओ ये रहा, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है? कल हमने बताया था कि ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो क्या बताए थे? H2S2O7 बताए थे। तो इसमें से इसको घटा दो, यहाँ पे क्या पूछा है? देखो ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहेगा, तो यहाँ पे लिख दो पहले, वही घटाओ जानते हो ना बच्चा वाला, H2 लिखो, फिर S और कौन सा SO4 लिख दो। अब देखो O कितना यहाँ पे सर 7 है, और 4 इसमें से घटा देंगे तो O3 बचेगा। उसके बाद S 1 है, S देखो यहाँ से घटा देंगे तो S 2 में से 1 जाएगा तो S बचेगा सिर्फ। H2 से H2 कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो बताओ बच्चों SO3 है ऑप्शन में क्या? बिल्कुल सर यही वाला बात हो रहा था यहाँ पे। पहले तो लग रहा था बहुत भारी है, लेकिन बना तो लगा कि बहुत आसान सा सवाल है। चलो बताओ 42 नंबर सवाल है, HCl की खोज किसने की थी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की खोज बच्चों किसने की है? ग्लेबर ने किया क्या बच्चों? बताओ जल्दी से, ग्लेबर साहब ने किया है, जल्दी से बताओ। ओके अच्छा ये बताओ कि CO2 का खोज किसने किया, ये बताओगे क्या बच्चों? ये आप बताओ हमें, जल्दी से बताओ।
42 नंबर सवाल का तो बता दिए ग्लेबर साहब। अब CO2 भी बता दो। ये कौन सा प्रिस्टले साहब ने खोजा है क्या, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे दे दिया गया। यहाँ पे गोबर ये सब नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन अगर CO2 पूछे तो D लगाना, कौन सा HCl पूछे तो C लगा देना। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ क्या मिला कर ले जाते हैं सर, हीलियम मिला के ले जाते हैं ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा 43 नंबर सवाल का जवाब। चलो बताओ, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में बच्चों आवश्यक घटक है सिल्वर ब्रोमाइड, और इसे हम लोग AgBr भी लिख सकते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलो बताओ अगला नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। मुद्रा धातु सर किसे कहा जाता है, जल्दी से बताओ। 45 नंबर सवाल का जवाब आप लगा रहे हो सर, कौन सा होगा, कौन सा होगा सर, कॉपर होगा, सिल्वर होगा, सोना होगा, यही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है बच्चों, बताओ जल्दी से। ये हम नहीं बताने वाले, बहुत बार बताएं, लेड का होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखो, बताओ लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आयरन का कैथोड चढ़ाकर क्या बच्चों, और यही हमें लगता है कि 100% करेक्ट आंसर है, और आपका भी आंसर वही आ रहा है, मतलब कि सही आंसर है। चलो बताओ तांबा क्या होता है, जल्दी से बताओ। तांबा सर क्या, कॉपर पूछा है बच्चों, कॉपर पढ़े हो ना, कॉपर बताओ जल्दी से बताओ। कॉपर क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अणुचुंबकीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर सर, प्रतिचुंबकीय होता है। अणुचुंबकीय की बात करें तो O2 हो जाता है अणुचुंबकीय, और देखो प्रतिचुंबकीय हमारा O3 यानी कि ओजोन प्रतिचुंबकीय है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये अणुचुंबकीय में आता है। और लौह चुंबकीय तो सबको पता होगा, क्या पता है सर, जैसे Fe3O4 हो जाता है, CrO2 हो जाता है, ये सब क्या है, लौह चुंबकीय में आता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्व कौन सा होगा। डी ब्लॉक वाला तो सभी संक्रमण है ना बच्चों, 3 से लेके 12 वाले, 3 से कौन से 12 ग्रुप के सारे तो वही हैं डी ब्लॉक वाले, तो लगा दो ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल है, विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है। सुचालक धातु चांदी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और चांदी ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ अगला नंबर सवाल देखो, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। देखो एग्जाम में आ सकता है कि पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, या फिर डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, और आप गलत नहीं करोगे, पहले बता दो। देखो अगर डी ऑर्बिटल पूछे तो डबल डम्बवेल होता है। क्या होता है सर, डबल डम्बवेल। एस का गोलीय होता है, पी का डम्बवेल होता है। बताओ इतना में कोई कंफ्यूजन रहेगा सर, एग्जाम में तीनों में से कोई भी अगर आ रहा है तो हम सही करके आएंगे, ये आप कमेंट में हमें बताओगे कि सर आज से ये गलत नहीं करेंगे। तो क्या बच्चों तैयार हो इसको सही लगाने के लिए। बिल्कुल, एस का गोलीय होगा, पी का डम्बवेल होगा, डी का डबल डम्बवेल हो जाता है। चलो बताओ समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, वर्नर साहब ने दिया था। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्नर साहब ने दिया था। K3 एफिशिएंट 6 एक प्रकार का क्या है, K3 एफिशिएंट 6 एक प्रकार का उप सह संयोजक यौगिक है बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। चलो बताओ ये रहा प्रश्न, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है। थोड़ा सा अभिक्रिया है, लेकिन बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बच्चा पार्टी, मेथेन होता है, और इसका सूत्र आपको पता होगा सर, CH4 होता है, ये तो बच्चे को भी पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है। एल्किल हैलाइड है, एल्केन का भी निर्माण होगा, एल्कीन का भी होगा, और एल्कोहल का भी निर्माण होता है, इन सारे के निर्माण में हो जाता है बच्चों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है। ये शायद ऊपर में पढ़े थे, ओ चांदी वाला था शायद। अब ये बताओ उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा हो जाता है। सर ग्रेफाइट होता है। क्या होगा, ग्रेफाइट, हीरा मत लगाना। ओके चलो बताओ अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें अधिकतम होता है। ये भी ग्रेफाइट में होता है सर। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला नंबर सवाल, कार्बन की संयोजकता क्या होती है। बड़ा आसान सा सवाल है, कार्बन की संयोजकता क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। अच्छा बताओ कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, जल्दी से बताओ। 6 होता है क्या। बिल्कुल, देखो अगर इसका आप संयोजकता निकालते हो, क्या निकालते
बोलते हो, संयोजकता निकालते हो तो बड़ा आसान होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए सर ये हमारा जो होता है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में जाता है, तो आप ये 1s2 करके लिखते हो सर 1s2 होता है, फिर 2s2 होता है, 2p6 ऐसे करके होता है ना, तो हम सीधा ले लेते हैं सर। यहाँ से निकालोगे तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा, 2 प्लस में क्या ले लोगे सर 4 हो जाएगा, ये होता है। लेकिन यहाँ पे हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा और कोर इलेक्ट्रॉन तो 2 होता है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा अगर 4 है तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर 1 से लेके 5 यानी कि 4 तक अगर कोई नंबर का ये संयोजी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हमारा संयोजकता भी यही हो जाता है। अगर कार्बन का लास्ट में 4 है तो इसका संयोजकता भी 4 हो जाएगा। अगर मानो सर किसी का 5, अगर 5 आ गया तो क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 8 माइनस n, यानी कि n हमारा 5 हो जाएगा तो 8 में से 5 को घटा देना, यहाँ पे 3 संयोजकता हो जाएगा। अगर किसी भी दूसरे चीज का बोले निकालने, लेकिन यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का तो सिंपल सा है, अगर लास्ट में ये हमारा कौन सा संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो तो हमारा संयोजकता भी 4 हो जाता है बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, क्योंकि हम डी में कितना रख सकते हैं बच्चों, मिनिमम 8 रख सकते हैं, एस में कितना 2 होता है सर, बिल्कुल 2 होता है। एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है, एल्कीन सर बताओ, एल्कीन कौन सी अभिक्रिया, एस वाला में जल्दी से बताओ, एल्कीन में कौन सी अभिक्रिया देती है, योगात्मक, योगात्मक ही होगा सर, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, ये सब बच्चों केमिस्ट्री है, आसान है, थोड़ा आसान है, पढ़ो मजे से तभी तो याद आएगा ना। एल्कील हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमने क्या बताया बच्चों कि ये वुर्ज अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, क्लीमेंसन अभिक्रिया, ये सब तो भैया रट लेना, 2 नंबर में भी पूछेगा आपसे, और नहीं हुआ ना 2 नंबर से तो 5 नंबर में भी 2-4 दे देगा और पूछ लेगा आपसे, तो इसको मत भूलना। अभिक्रिया एकदम दिमाग में बैठाओ, क्या याद करना, अभिक्रिया वाला जितना है टॉपिक इसको एकदम रट जाना है, रटना नहीं है, समझ के बनाओगे तभी, नहीं तो भूल जाओगे। बताओ एल्कील हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन ए होगा। अभी तो सिंपल सा आंसर लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है, देखो ये OH जो होता है ये अल्कोहल का है, किसका है बच्चों, अल्कोहल का है। ये किसका है सर, ये एल्डिहाइड का है। ये कौन सा है सर, ये कौन सा है सर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे लिख लो सर। उसके बाद यहाँ पे देखो ये कौन सा है, ये कीटोन है। अब देखो बताओ कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा सर, यहाँ पे अल्कोहल है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ 62 नंबर सवाल है, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों, CH2OH वाला बात हो रहा है, बताओ जल्दी से क्या होगा 62 नंबर सवाल का जवाब। बहुत अच्छे, यहाँ पे आप एल्डिहाइड, कल भी हमने ये कराया था और ये अभिक्रिया छोटा सा हमने बताया भी था। चलो देखो कीटोन का क्रियाशील मूलक ऊपर जस्ट हमने बताया, क्या बताया था, कीटोन किस में लिखे थे बच्चों, इसमें कीटोन लिखे थे, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है, ये ईथर है क्या सर, बिल्कुल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 64 नंबर सवाल है, कार्बोनिल समूह में कार्बन का परमाणु क्या होगा, sp2 होता है, इसमें sp2 होता है। अच्छा हीरा का क्या होगा बच्चों, हीरा में क्या होता है, sp3 हो जाता है। NH3 में पूछे, NH3 में N का पूछेगा तो इसमें भी sp3 होता है, ये सब आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में ये दोनों पूछा था इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे। देखो ये रहा, निम्नलिखित में से किसमें एस्टर बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड किसमें होता है, टेरिलीन में, नायलॉन में, टेफ्लॉन में, बेकेलाइट में, किसमें होता है बच्चों, बताओ जल्दी से किसमें होगा सर, टेरिलीन में होता है, ए वाला ऑप्शन आप लगाओ। चलो अगला नंबर सवाल देखो, बताओ पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई, देखो बहुत सारे मोनोमर मिलके एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं, तो बताओ मोनोमर इसका छोटी इकाई है और पॉलीमर तो एक बड़ी इकाई है, तो ये आप याद रखोगे छोटी इकाई, इसको बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या है, मोनोमर है। ओके चलो बताओ एंजाइम क्या है, एंजाइम ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है, मतलब आ ही जाता है 1-2 बार छोड़ के, तो ये याद रखना। बताओ जल्दी से एंजाइम क्या है, क्या है, आसान है सवाल, आप लगा रहे सर प्रोटीन है, ऊपर भी ये हमने बता चुका है। बताओ अगला नंबर सवाल है, विटामिन सी, लो हमने बताया था कि विटामिन टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक बनाने के लिए ये हमने क्लास
क्लास बनाया आपके लिए कि पता चले कि कैसा प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने क्या बताया था, विटामिन ए वाला। कौन सा सर? विटामिन ए, जिसका केमिकल नाम क्या है, ये हमारा रेटिनोल होता है। उसके बाद फिर हमने क्या बताया था, विटामिन, कौन सा बताया था, विटामिन बी1 बताया था बच्चों, जिसका कि नाम क्या था, थायमीन था। क्या था सर? थायमीन था। उसके बाद विटामिन सी भी बताया था हमने, विटामिन सी भी बताया था बच्चों, जिसका कि नाम क्या था, एस्कॉर्बिक। क्या नाम था बच्चों? यहाँ पे देखो जगह भी नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड बताया था। बताओ जल्दी से, क्या ये वाला भी आप गलत करोगे बच्चों? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी हो जाएगा, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसकी कमी के कारण जो रोग होता है वो कौन सा, स्कर्वी रोग हो जाता है, ये भी आप याद रखोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है। देखो विटामिन कभी उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि विटामिन जो है, हम पहले ये याद रखो, विटामिन कहते किसको है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में क्या करता है, मतलब देखो भोजन तो हम कर देंगे, उसी से हमें जो मिलेगा, ऐसे भगवान की देन नहीं है कि हमें विटामिन मिलेगा, ऐसा नहीं है। विटामिन हमारे शरीर में भोजन के द्वारा प्राप्त होता है, बस इतना याद रख लो। और विटामिन साहब की खोज किसने किया था, तो ये फंक ने किया था। विटामिन की खोज किसने बच्चों? फंक ने 1912 में किया था। ये आप याद रखोगे, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता विटामिन को, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बस इतना याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 70 नंबर सवाल है, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैथोजन कहते हैं। 70 नंबर सवाल का जवाब आपका ए होगा, और आप ए लगा रहे हो तो करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों, आज का ये क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना। और हाँ, नोट्स के बारे में हमने बताया था कि बता देंगे लास्ट में। अगर आप लेना चाहते हो, इसका चार्ज 299 रखा गया, तो कॉल कर लीजिएगा बच्चों 70 70 82 16 85 नंबर पे, और सारे बच्चे इसमें ले सकते हो, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट होगा, साथ में हिंदी का बिल्कुल फ्री मिल जाएगा आपको। तो ये नोट्स के लिए आप कॉल कर लेना। और एग्जाम में इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपको इस नोट्स में मिलेगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ये हमारा जो है 90+ नंबर की गारंटी के साथ दिया जाता है बच्चों। बस आपको इसमें पढ़ाई के साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जाम में आने की गारंटी हमारी है बच्चों, ये आप याद रखोगे। ओके जी, कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे कि सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, बस इतना बोलोगे आपको ये मिल जाएगा। साथी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, सारे साथी ध्यान रखिएगा, एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर।